आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट टर्म सिंबल। कंप्लीट टर्म सिंबल्स हमने कल एलएस कपलिंग के थ्रू टर्म सिंबल्स निकाले थे। वो जो टर्म सिंबल्स थे वो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल थे। आज हम टर्म सिंबल निकालेंगे वो एक्साइटेड स्टेट के टर्म सिंबल निकालेंगे। कल हम देख रहे थे कि हमारे लिए एक जैसे D1 का निकाला, D2 का निकाला, तो कोई एक टर्म सिंबल हमें मिल रहा था। लेकिन आज हमें जो हम निकालेंगे टर्म सिंबल्स वहाँ D1 के लिए, D2 के लिए, P2 के लिए या फिर P1, P2, P2 के लिए, इन सब के लिए एक से ज़्यादा टर्म सिंबल्स हमें मिलेंगे। ये एक्साइटेड स्टेट्स टर्म सिंबल कहलाते हैं। देखिए कैसे रूल्स इनके सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसा हमने कल देखा था कि जो साइंटिस्ट हैं रसेल और साउंडर, रसेल एंड साउंडर, इन्होंने ही टर्म सिंबल्स निकालने की कोशिश की थी सबसे पहले। और कल हमने तरीके देखे कैसे निकालना है, रूल्स देखे थे हमने। आज भी रूल्स देखते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट हैं रूल्स। देखो टर्म सिंबल्स वही निकालेंगे, एल की वैल्यू चाहिए हमें, एस की वैल्यू चाहिए और जे चाहिए, जो हमने एलएस कपलिंग में देखा था। तो यहाँ पर एल की वैल्यू निकालने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। एस की वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने कल निकाला था एलएस कपलिंग में। तो होता क्या है, जैसा हम एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कल का जो हमने एलएस कपलिंग पढ़ा था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से रोटेट करता है। एक अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, और इलेक्ट्रॉन अपनी कीली पर, अपने एक्सिस पर भी लगातार घूमता रहता है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन करता है। और हमें पता है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो वो कोई ना कोई सेकेंडरी फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। और कैसा चार्ज है उस पर? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, उस पर माइनस चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो हमें टर्म सिंबल निकालने के लिए कल हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए होगी, एल की वैल्यू चाहिए होगी, एल, ठीक है, एस की वैल्यू चाहिए होगी और जे चाहिए होगा, ठीक है। तो अब देखो एल की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे, दो तरह से निकालेंगे। एक तो एल मिनिमम निकालेंगे हम, एल मिनिमम, एंड एल मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है। एस हमारा निकल के आ जाएगा। सिमिलरली जे हम निकालेंगे, जे मिनिमम निकालेंगे और जे मैक्सिमम निकालेंगे, जे मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। जे मैक्सिमम और जे मिनिमम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल। एल क्या होता है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसके लिए कहा जाता है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं। इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का टर्म सिंबल चाहिए तो हमें एल की वैल्यू, एस की वैल्यू और जे की वैल्यू निकालनी होती है। मैंने आपको बताया था कंप्लीट टर्म सिंबल क्या था। कंप्लीट टर्म सिंबल यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये लिखा रहेगा एल 2s+1 और ये जे। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट टर्म सिंबल। तो भाई कंप्लीट टर्म सिंबल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एल चाहिए, जे चाहिए और एस चाहिए होता है। अब देखो एल क्या है, मैंने अभी बताया, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। और एस क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। और जे कपलिंग कांस्टेंट है जो एल और एस के कपल करने से हमें प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहला रूल है डिटर्मिनेशन ऑफ एल, यानी हम एल की वैल्यू निकालेंगे। हम निर्धारित करेंगे कि भी एल की वैल्यू हम कहाँ से निकालें। देखिए एल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमने कल जब एलएस कपलिंग निकाला था तो एल की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे थे, याद है? हम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था उसको हम उल्टा लिख रहे थे, ठीक है। वैसे हमारे जैसे हमने ये डी ले लिया, ठीक है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल मैंने यहाँ बना दिए ये। तो इसको हम कैसे लिखते थे? जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते तो ये -2, -1, 0, +1 और +2 लेते थे। कब?
चुंबकीय क्वांटम संख्या जब निकालते थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम जब फाइंड आउट करते थे तो हम इस तरह से लेते थे। लेकिन जब हम एलएस कपलिंग में एल की वैल्यू हमें निकालनी होती थी तो हम कहाँ से निकालते थे? यहीं से निकालते थे, लेकिन ऑर्डर उल्टा हो जाता था। ये क्या हो जाता? माइनस की जगह प्लस, प्लस और प्लस की जगह माइनस हो जाता था, कुछ इस तरह से। यहाँ से हमें अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था हमारा तो एल की वैल्यू 2 हो जाती थी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे हमारे पास तो एल की वैल्यू 3 हो जाती थी। अगर 3 होते थे तो चूंकि ये 0 है तो वो 0 हो जाती थी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आते जाते और हम एल की वैल्यू प्राप्त करते जाते थे और एल की वैल्यू से हमें टर्म सिंबल मिल जाते थे। एक चीज़ मैं और लिख दूँ जो लिखी रहेगी पूरे लेक्चर के दौरान, वो क्या है? एल। यहाँ पर मैं लिख दूँगा एल, यहाँ लिख देता हूँ। हमें एल और यहाँ टर्म सिंबल, जो कल मैंने बताया भी था आपको कि एल की वैल्यू निकलने पे हमें क्या मिलेगा? टर्म सिंबल मिलेगा। देखो मेन क्या है यहाँ पर? एल है, ठीक है। तो एल 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये एल की वैल्यूज है। मैंने आपको बताया था एल की वैल्यू 0 होने पर टर्म सिंबल क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। एल की वैल्यू 1 होने पर टर्म सिंबल पी हो जाएगा, इधर डी हो जाएगा, फिर एफ हो जाएगा, फिर आपका जी, एच और आई हो जाता है, ठीक है। ये टर्म सिंबल निकलते हैं। इनको तो मैंने कहा था आपसे कि याद रख लेना, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या होता है भाई? देखो ये तो है आपके SPDF तो होते ही हैं, आप खूब शेल पढ़ते आए हो, सब शेल पढ़ते आए हो, ठीक है। और ये GHI क्या बन जाता है? घी खूब खाते हो आप, SPDF घी। इस तरह से आपको याद रख लेना है, राइट। तो ये हमारे टर्म सिंबल निकल के आएंगे एल की वैल्यू से। तो पहले तो हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हमें टर्म सिंबल मिलेंगे। जब तक हमें एल की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम टर्म सिंबल भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला हमारा क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल एल। देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर निकालने के लिए जो एल की वैल्यू है वो अब हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से मिलेगी, द्विगंशी क्वांटम संख्या। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पी है, पी ऑर्बिटल है, पी। किसी को पता है कि पी ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होती थी? याद है? देखो इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते थे, डिनोट करते थे, जिसको आप द्विगंशी क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो द्विगंशी यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट करते थे। अगर आपको याद होगा पार्ट 1 का कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में प्रेजेंट है। 4 सब शेल मिले हैं अब तक हमारे, इतने एलिमेंट हैं S, P, D और F। तो वहाँ पर पता होता था कि अगर L की वैल्यू 0 थी तो सब शेल क्या था आपका? स्मॉल s था। L की वैल्यू अगर 1 थी तो सब शेल क्या था? P था। L की वैल्यू अगर 2 थी तो सब शेल D था। 3 होने पर सब शेल F हो जाती थी। देख लो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। अंतर क्या है? यहाँ कैपिटल में डिनोट किया है हमने, स्मॉल में डिनोट किया, बाकी सब कुछ वही लग रहा है आपको। तो देखिए भाई, अब मैंने यहाँ P लिया, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है? P है, इस P के लिए, P सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1 है। हम अभी इस वाले L की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। लेकिन ये वाला L क्या है हमारा? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या। अगर मैंने कहा कि भाई किसी भी p ऑर्बिटल, जैसे ये p ऑर्बिटल ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली स्मॉल l कितनी हो जाएगी बताइए भाई? माइनस तो कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने क्या कहा? यहाँ पर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ हम L की वैल्यू यूज़ करेंगे। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और आपका हाउस नंबर 1 है, आपका हाउस नंबर 1 है। किसी ने पूछा बताइए आपका हाउस नंबर कितना है, तो क्या कहोगे? 1 कहोगे ना। ये तो कहोगे 1 है, यही कहोगे -1 है, 1 कहेंगे ना। तो भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन का हाउस नंबर है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन का हाउस है। कौन? सब शेल। तो कौन है? P है, और P के लिए स्मॉल l कितना है? 1 है ना।
तो मैंने पूछा बताइए इस इलेक्ट्रॉन के लिए p सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पर L की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना क्लियर है? अब मैंने कहा p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपसे पूछा बताइए दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू कितनी है? भाई प्लस तो है, जहां कोई साइन नहीं है वहां तो प्लस ही होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए तो 1 आ गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही आएगी सर, एक हाउस नंबर एक है तो हाँ। अब देखो ये आप थे, आपसे किसी ने पूछा आपका हाउस नंबर कितना है, आपने कहा 1। साथ में आपका कोई भाई या बहन आया, उससे किसी ने पूछा आपका हाउस नंबर कितना है, तो क्या कहोगे? भाई एक ही तो है कि भाई दोनों लोग एक ही घर में तो हैं, एक ही हाउस में तो हैं। ये तो नहीं है कि भाई एक ही हाउस में रह रहे हैं, उसका एक का हाउस नंबर 1 हो गया, एक का 2 हो गया, जबकि एक ही घर में रह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है ना। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन भी देखो p में है तो इसके लिए भी L की वैल्यू 1, और ये इलेक्ट्रॉन p में ही है तो इसके लिए भी L की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो इसके लिए भी, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L की वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए भाई ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को हम L1 कहते हैं। L1 का मतलब है ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये L2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है। बस यहीं से हमें कैपिटल L निकालना है। अब कैपिटल L कैसे नहीं, मैंने आपसे कहा था कि हम L क्या निकालेंगे, L मैक्सिमम निकालेंगे और L मिनिमम निकालेंगे। तो हम L मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं? L मैक्सिमम हो जाएगा L1 प्लस L2, L मिनिमम बोलो L1 माइनस L2। तो हम L की वैल्यू कहाँ से निकली? ये जो L हैं इनको या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, डिपेंड कर रहे हैं कि हम L की मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं या L की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमें वो आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास L1 प्लस L2, ठीक है। तो L मिनिमम के लिए L1 माइनस L2, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे L की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? L1 के लिए क्या है? 1 है, इसके लिए 1 है, क्या आ गई L की वैल्यू? 2 आ गई, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो L की हमारे पास जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? 0 और 2 मिली। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम यहाँ देखें तो पता चलेगा हमें L की वैल्यू जो है 0 और 2 मिली हैं। क्या 0 के बाद 2 आता है डायरेक्ट? कौन आता है बीच में? 1, यानी 1 गायब है। तो जब भी कभी ऐसी कभी कोई कंडीशन मिले कि बीच की कोई एक संख्या गायब हो, तो हम यहाँ पर पूर्ण इंटीजर लेते हैं, कंप्लीट नंबर लेते हैं। तो क्या करेंगे? जो संख्या बीच में गायब होती है उसको हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। तो हमारे लिए कैलकुलेशन से क्या मिला? 0 और 2 मिला, लेकिन हमें एक पूर्ण संख्या चाहिए आगे तक के लिए। तो बीच में जो संख्या गायब होगी हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ जाकर? हमें 1 हम ऐड कर देंगे। तो L की हमें टोटल वैल्यू कितनी मिली? 0, 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से हमें L मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाते हैं। अब देखो भाई L की वैल्यू हमने निकाली, अब अभी हम P2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो L की वैल्यू 0 के लिए टर्म सिंबल क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। L की वैल्यू 1 के लिए टर्म सिंबल क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। L की वैल्यू 2 के लिए टर्म सिंबल D हो जाएगा। LS कपलिंग में हमें सिर्फ एक टर्म सिंबल मिल रहा था, आज देखो 3 मिले हैं टर्म सिंबल। आगे चल के ये और टूटेंगे। तो देखो भाई हमने L की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। हम कहीं कोने में लिख लेते हैं। L की वैल्यू हमें क्या मिली है? यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। L की वैल्यू हमें P2 के लिए कौन कौन सी मिली हैं? P2 के लिए L की वैल्यू 0, 1 और 2 मिल गई है, ठीक है। यहाँ अभी हमने लिख देते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल S। ये क्या है? टोटल स्पिन
एंगुलर मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम वही वैसे ही निकालने से निकालते हैं। S इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी हैं। हमारे पास P में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 और 2 है P2 में। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी क्या बन सकते हैं? देखो भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दो तरह से रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? या तो दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं, या दूसरी कंडीशन में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। दो कंडीशन मिली हमें, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो भाई देखो, पहली कंडीशन क्या है? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं तो कैपिटल S कितना हो जाएगा हमारे पास? जोड़ दो भाई, इसके लिए क्या +12 और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? याद करो स्पिन क्वांटम नंबर, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसके लिए S की वैल्यू +12 होती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसके लिए -12 होती है। तो देखो भाई, यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए भी +12 और इसके लिए भी +12, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये S इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ठीक है, S की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकेंड कंडीशन, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर ऐसा हो तब क्या होगा? तब देखो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए क्या हो जाएगी? +12 और इसके लिए -12। बताओ भाई क्या आया निकल के? 0 निकल के आया। +12 और -12 क्या हो गया? 0 बचा जाकर। तो इस तरह से हमने कैपिटल S की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे लिए S की कितनी वैल्यू मिली? S की कितनी वैल्यू मिली? हम यहाँ लिख लेते हैं, S की वैल्यू हमें 0 और 1 मिली जाकर। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो हमने कुछ अपनी तरफ से ऐड ही नहीं किया। भाई जब हम L की वैल्यू निकाल रहे थे तो वहाँ हमने अपनी तरफ से 1 ऐड किया था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं ऐड किया? तो वहाँ क्या था? बीच का हमें एक नंबर गायब दिख रहा था, यानी 0 के बाद डायरेक्ट 2 मिल रहा था, लेकिन हमें यह क्या है? 0 के बाद 1 ही मिल रहा है, बीच में कोई नंबर गायब नहीं है। आगे का नंबर नहीं लेंगे, आगे लेंगे तो बहुत पहुंच जाएगा। अब आपको कि भाई 1 से लेकर 100 तक ले लें तो बहुत मसला ख़राब हो जाएगा। हमें सिर्फ कौन सा नंबर ऐड करना है? जितने भी नंबर बीच में गायब होते हैं। अगर कहीं पर हमें 0 के बाद 3 मिल गया तो बीच में कितने गायब हैं? 1 और 2 गायब होते हैं। हम 2 ऐड कर देंगे, यानी 1 और 2 ऐड कर देंगे अपनी तरफ से। तो जब जो भी संख्या बीच की गायब होती है उसी को हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, राइट? तो हमारे पास L की वैल्यू आ चुकी है और S की वैल्यू आ चुकी है। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ J या कपलिंग कांस्टेंट J। देखो यहाँ क्या दिख रहा है? L चाहिए हमें, L मिल चुका है। S चाहिए हमें, यहाँ से S मिल चुका है। और क्या चाहिए अभी हमें? J की और ज़रूरत है। अब J को हम तलाशने निकलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ J, डिटर्मिनेशन ऑफ J। ठीक है, तो J क्या होता है? कपलिंग कांस्टेंट होता है। आपको याद होगा हम जब पढ़ा था LS कपलिंग कि L और S दोनों कपल करके हमें क्या देते हैं? कपलिंग कांस्टेंट J देते हैं। J को हम यहाँ पर भी हम J मिनिमम और J मैक्सिमम निकालते हैं। J मिनिमम होता है L माइनस S, L मैक्सिमम होता है L प्लस S। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? L की वैल्यू भी है और S की वैल्यू भी है। अब यहाँ पर समस्या आएगी, हमारे पास L की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 2 है। कौन कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे? क्या हम 0 ऐड करें या 1 देखें या 2 लें या S देखें या 1 देखें? क्या कौन सी S की वैल्यू ली जाएगी और कौन सी L की वैल्यू ली जाएगी? तो ये डिपेंड करता है। अब देखो हमारे पास 2 कंडीशन बने हैं, तो अब यहाँ पर हम ना पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे करेंगे? देखो, एक बार हम L की वैल्यू 0 लेंगे। ध्यान से हम क्या कह रहे हैं? एक बार हम देखो कंडीशन बना दे रहा हूँ मैं। एक बार हमने क्या किया? L की वैल्यू 0 ले ली और S की वैल्यू भी
0 ले ली, एक कंडीशन बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या की हमने, L की वैल्यू 1 ले ली और S की वैल्यू 0 ही रखी। ठीक है, तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, हमने L की वैल्यू 2 ले ली और S की वैल्यू 0 ही रखी। ठीक है, यानी एक बार हमने इन एक एक करके इस L की 0 को 0 से कपल करा दिया, L की 1 को 0 से कपल करा दिया, 2 को 0 से कपल करा दिया। राइट, अगली कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है, अब हम क्या करेंगे, L की वैल्यू 0 लेंगे और S की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन क्या बनी, L की वैल्यू हमने 1 ली और S की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ठीक है, सिक्स्थ कंडीशन क्या बनी हमारे पास, L की वैल्यू हमने 2 ले ली और S की वैल्यू 1 ली। अब देखो भाई, कोई सा भी ऐसी वैल्यू नहीं बची होगी जो एक दूसरे से कपल नहीं की होगी, यानी इसका इंटरेक्शन इससे भी हो गया, इसका इंटरेक्शन इससे हो गया, इसका इंटरेक्शन भी इससे हो गया, अब इसका इंटरेक्शन इससे हो गया, इससे हो गया, इसका इससे, इसका, यानी सभी वैल्यूज का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हमें 6 कंडीशन मिले हैं, 6 टर्म सिंबल मिलेंगे हमें। अब 6 कंडीशन मिली हैं तो हमें 6 टर्म सिंबल्स मिलेंगे। अब देखो भाई, अब हम J की वैल्यू कब निकालेंगे, अगर हमने ये वाली कंडीशन ले ली है तो इस हिसाब से J की वैल्यू निकालेंगे हम, अगर हमने ये कंडीशन ली है तब इस हिसाब से J की वैल्यू निकालेंगे। जो भी कंडीशन हम लेते हैं उस हिसाब से J की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास J की वैल्यू आ चुकी, L की वैल्यू आ चुकी है, S की वैल्यू आ चुकी है, J की वैल्यू हम कंडीशन पे डिपेंड करेगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे टर्म सिंबल, यानी इन सभी जो वैल्यूज हमने निकाले हैं, जो कंडीशंस हमने सेट की हैं, उनके हिसाब से टर्म सिंबल निकालते हैं। चलो निकालते हैं टर्म सिंबल। पहले हमने कौन सी, फर्स्ट कंडीशन ले ली हमने, ये वाली, इस कंडीशन को हमने उठा ली। क्या है कंडीशन ये, L इज इक्वल्स टू 0 और S इज इक्वल्स टू भी 0 है। ठीक है, चलो भाई, L की वैल्यू 0 है तो टर्म सिंबल S हो जाएगा। तो भाई टर्म सिंबल हमारे पास S निकल के आ गया। देखो इसको याद रखो, इसमें हमें सारी वैल्यू रख देनी है, मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, उसको फिर यहीं से चेंज करता जाऊँगा, 2S + 1 L और ये J, ये जो वैल्यू है ये वाली, दिस इज कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता कहलाती है इसको। ये फॉर्मूला जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये L 2S + 1 और J। ठीक है, तो हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो L की वैल्यू 0 होने पर टर्म सिंबल S है। तो हमने क्या किया, इस L को हटाया और इसकी जगह क्या लिख दिया, S लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या चाहिए, 2S + 1 चाहिए, तो क्या करो, इस फॉर्मूला को यहाँ उठा लो, 2S + 1। इसमें हम क्या करेंगे, S की वैल्यू रख दो ना, S की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो हमने क्या किया, S की वैल्यू की जगह 0 रखा, +1, कैलकुलेट करो कितना आया, 2 की गुणा 0 से 0 हो गया, बचा क्या, 1 बचा ना। तो हमारे पास इसको वैल्यू रखने के बाद जब कैलकुलेट किया तो इसकी जगह हमारे पास क्या निकल के आया, 1 निकल के आया, तो हमने इसको हटा के 1 रख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब हमारे पास क्या बचा, J बचा हुआ है, J निकालो। J हम कैसे निकालेंगे, J मिनिमम निकालेंगे और J मैक्सिमम। J मैक्सिमम बराबर क्या होगा आपका, L + S और J मिनिमम L - S। ठीक है, तो देखो पहले हम J मैक्सिमम निकालो। L की वैल्यू कितनी है, 0 है, S की भी 0 आ गया क्या निकल के, 0 आई निकल के। सेम यहाँ पर भी यही हो जाएगा, 0 सॉरी ये प्लस 0 + 0 और 0 - 0 क्या आ गया, 0 ही निकल के आया, यानी दोनों वैल्यू क्या आ रही है, J की 0 आ रही है। तो जब भी कभी दोनों वैल्यू एक जैसी हों J की, तो एक वैल्यू ले लेते क्योंकि भाई दोनों ही एक है। तो ऐसा नहीं है भाई J की वैल्यू 2 निकल के आई, हम 2 बार लगाएंगे, नहीं। अगर सेम वैल्यू आ जाती है मिनिमम और मैक्सिमम की, तो आप सिर्फ एक ही बार लगाएंगे। आप कहोगे 2 बार सेम आई है, 2 बार यूज कर लेना है कि अगर मिनिमम J मिनिमम और J मैक्सिमम दोनों की वैल्यू अगर
सेम आ गई है तो हम कोई सा भी एक उठा के लिख देते हैं। तो हमारे पास जे की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, तो हमने जे उठा के क्या लिख दिया, 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के लिए ये टर्म सिंबल निकल के आ जाता है। तो मैंने फर्स्ट कंडीशन का टर्म सिंबल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का टर्म सिंबल क्या आया, 1s0 निकल के आया। क्लियर हो गया। अब हम उठाते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन ये रही। सेकेंड कंडीशन में क्या है हमारे पास, L इज इक्वल्स टू 1 है और S इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। चलो भाई करते हैं। फिर से मैंने वो टर्म सिंबल उठा के यहाँ लिख लिया, 2s + 1 L और ये J। तो पहले हम क्या निकालेंगे, L देखो हमारे पास क्या है, L की वैल्यू 1 है। L की वैल्यू 1 होने पर टर्म सिंबल क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ये L हटाया यहाँ से और यहाँ क्या लिख दिया, P लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये कैलकुलेट कर लो। तो फिर से इस फॉर्मूला को उठाओ, यहाँ लिखा मैंने 2s + 1, यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मैंने क्या लिखा, s की जगह फिर से 2 × 0 + 1 क्या आ जाएगा निकल के, फिर से 1 आ जाएगा। तो इसको हटाया मैंने, यहाँ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो j चाहिए हमें, j, ठीक है। j क्या है हमारा, फिर से वही j मैक्सिमम और j मिनिमम। j मैक्सिमम L + s, j मिनिमम L - s, ठीक है। तो अगर हम देखें L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, S की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। करो कैलकुलेट, कितना आया, 1 आया। ऐसे यहाँ पर देखो L की वैल्यू कितनी है, 1 है, S की वैल्यू 0 है, क्या आया, 1 आया। फिर से हमारे पास दो वैल्यू आई, दोनों ही सेम है, तो हम एक ही उठा के लिख लेंगे। तो J हटाया, हमने क्या लिखा, 1 लिख दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1p1 हो जाता है। तो सेकेंड कंडीशन के लिए हमारे पास क्या निकल के आया टर्म सिंबल, हमारे पास आया 1p1 निकल के आया, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन उठा के देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन है L इज इक्वल्स टू 2 और S इज इक्वल्स टू 0। L इक्वल्स टू 1, L बराबर सॉरी L इक्वल्स टू 2 और S इक्वल टू 0 ही चल रहा है हमारा। तो वही फिर से वही टर्म सिंबल मैंने उठा के लिखा, 2s + 1 L और J। अब देखो L की वैल्यू 2 है, तो टर्म सिंबल क्या हो जाना है हमारा, D हो जाना। तो हमने L हटाया फिर से और इसकी जगह हमने लिख दिया D, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फिर से S की वैल्यू वही है, तो 2s + 1 S की जगह फिर से हमें 0 रख देना है, क्या आया, 1 निकल के आया। तो फिर से हमने इसको हटाया और इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, राइट। अब J की वैल्यू निकालो, फिर से J हमारा वही J मिनिमम और J मैक्सिमम, J मिनिमम और J मैक्सिमम। J ये हो जाएगा हमारा L + s और ये L - s। L की वैल्यू 2 और ये +0, L की वैल्यू 2 और ये -0। देखो यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2, यानी फिर से हमारे पास दो वैल्यू सेम निकल के आए। तो फिर से क्या हो जाएगा हमारा टर्म सिंबल, ये 1D2 हो जाएगा। तो थर्ड कंडीशन का हमारे पास टर्म सिंबल क्या निकल के आ रहा है, 1D2 निकल के आया है। क्लियर हो गया ये, ओके। चलिए हटा दें इसे। अब हम थर्ड कंडीशन के बाद फोर्थ कंडीशन पे पहुंचते हैं। फोर्थ कंडीशन ये है हमारे पास। फोर्थ कंडीशन में क्या है हमारे पास, L इज इक्वल्स टू 0 है और S इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। चलो भाई फिर से वो टर्म सिंबल हमने उठा लिया, कंप्लीट वाला जो फॉर्मूला है 2s + 1 L और ये J। L की वैल्यू 0 होने पर टर्म सिंबल क्या है, S है, तो L हटा के हमने S लिख दिया। फिर से आप देखो भाई S की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब हम इस फॉर्मूला में S की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना आया निकल के, 3 आ गया, 2 एकम 2 और 1 3। तो इसको हटा के हमने क्या लिख देना है, देखो 3 आई है इसमें मल्टीप्लिसिटी, तो इसको हटा के हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब हम J निकालते हैं। फिर से J वही J मैक्सिमम और J मिनिमम, L + s और L - s, ठीक है। तो हमारे पास L क्या है, 0 है, S क्या है, 1 है, यहाँ पर 0 - 1, यहाँ क्या आया, 1 आया और यहाँ -1 आया। अब फिर से फंस गए।
अब तक हमारे पास सेम वैल्यू आ रही तो हम 1 लिख रहे थे, हमारे पास फिर से वैल्यू तो सेम है लेकिन एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है। अब क्या करें? तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए कि भाई दोनों वैल्यू सेम है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है, तो प्लस की वैल्यू लिखी जाती है, माइनस की वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी दो वैल्यू सेम है और एक प्लस की और एक माइनस की है तो हम प्लस की वैल्यू यूज करते हैं, माइनस की वैल्यू को हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके जे की जगह क्या लिख देना है हमें, अब यहाँ पर हमने 1 लिख देना है। ठीक है, तो फोर्थ कंडीशन का टर्म सिंबल क्या निकल के आया, 3s1 निकल के आया। ये हमारे पास 3s1 निकल के आ जाता है। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ कंडीशन में, पांचवी कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या कहती है? फिफ्थ कंडीशन है कि भाई L इज इक्वल्स टू 1, ये तो है, और S इज इक्वल्स टू 1, दोनों की वैल्यू 1 आ गई निकल के। देखो भाई फिर से हमने वो ये वाला टर्म सिंबल उठा के मैंने लिखा 2s + 1 L और J। अब टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1 होने पर, L की वैल्यू 1 होने पर टर्म सिंबल P दिख रहा है हमें, तो हमने ये फिर से L हटाया तो यहाँ हमने P लिख दिया। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे फिर से 2s + 1, 1 की s की जगह क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आया निकल के। तो हमने फिर से इसको हटाया और यहाँ रख दिया 3। ठीक है, अब J निकालो फिर से, वही J मैक्सिमम J मिनिमम, J मैक्सिमम J मिनिमम, J मैक्सिमम इज इक्वल्स टू L + S मिनिमम L - S। ठीक है, अब देखो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, S की वैल्यू 1 है, कितना आया निकल के, 2 निकल के आया, 2 आया निकल के। ठीक है, अब यहाँ 1 - 1 क्या आया, 0 निकल के आया। तो अब यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई हैं, 0 और 2 निकल के आई हैं। फिर से हमारे पास वही कंडीशन मिल गई, 0 के बाद 2 आ रहा है, एक संख्या बीच का गायब है, तो जो गायब कौन सी है, 1 है, 1 को हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो J की मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो गई, 0, 1 और 2 हो गई। अब क्या करें, अब तक तो हमारे पास J की सिर्फ एक वैल्यू आ रही थी, इस बार हमारे पास J की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। तो क्या करेंगे, तो जो J की वैल्यू 3 आ गई तो ये जो 3p टर्म सिंबल है ये 3 में टूट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3p0, 3p1 और 3p2 निकल के आ जाता है। ठीक है, जितनी J वैल्यू आई उतनी में ये टूट गया, 3p0, 3p1, 3p2 इस तरह से। तो हमारे पास फिफ्थ कंडीशन के लिए क्या निकल के आया, फिफ्थ कंडीशन के लिए आया 3p0, 3p1, 3p2। फिफ्थ कंडीशन के लिए हमारा ये टर्म सिंबल निकल गया, ये टर्म सिंबल 3 में टूट गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन बची है हमारे पास, लास्ट कंडीशन, ये हमने कर ली। अब इसकी बारी है, L इज इक्वल्स टू 2 और S इज इक्वल्स टू 1। फिर से हमने ये वाला टर्म सिंबल उठाया 2s + 1 L और ये J। टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 2 होने पर टर्म सिंबल क्या है हमारे पास, D है, तो L हमने हटाया, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, D लिख दिया। ठीक है, D लिख दिया। तो भाई देख लो, अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, फिर से 2 × 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3 आया, तो इसको हटाया हमने, 3 लिख दिया। ठीक है, अब फिर से J निकालते हैं, J इज इक्वल्स टू J मैक्सिमम L + S और J मिनिमम L - S। ठीक है, L कितना है हमारे पास, 2 + 1 कितना आया, 3 आया, ये कितना है 2 - 1 कितना आया, 1 आया। अब हमारे पास J की वैल्यू कितनी आई, टोटल 1 और 3 आई, कौन गायब है बीच में, 2 गायब है ना, तो जो गायब है वो हमने अपनी तरफ से ऐड कर देना है, ये 2 और 3, यानी J की 3 पॉसिबल वैल्यू मिल गई हमें, 1, 2 और 3। फिर से क्या होगा, ये टर्म सिंबल भी 3 में टूट जाएगा,
क्या हो जाएंगे ये हमारे पास, चूंकि जे की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है तो ये टर्म सिंबल हो जाएगा 3D1, 3D2 और 3D3। ठीक है, 0। देखो 0 पहले वाला, जो बीच की संख्या गायब होती है उसको ही लेते हैं, आगे पीछे क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता है, जो बीच में गायब है उसको हम लेते हैं। पहले क्या था और आगे क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बीच में जितने भी नंबर्स गायब होंगे उनको हम ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमारे पास 6 कंडीशन का जो टर्म सिंबल निकल के आए 3D1, 3D2 और 3D3। तो भाई P2 के लिए हमें इतने टर्म सिंबल मिल गए। इतने में कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं D2 की। ये क्या था? P2 का था, अब बात करेंगे D2। देखो तरीका हमारा यही रहेगा, बस अब इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ आ चुका है? D में आ चुका है, यानी उसका हाउस नंबर चेंज हो जाएगा, यानी उसका जो L की वैल्यू, स्मॉल l था ना, जो L1 L2 लिया था उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे D2, डिटरमिनेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट और स्टेट टर्म सिंबल, शॉर्ट में लिख दिया टर्म सिंबल ऑफ D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो P2 के लिए निकाला हमने। अब ये D2, इसको एक और नाम दिया देता है माइक्रोस्टेट्स, या फिर इसी को आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमने निकाली है P2 की और जो हम D2 को निकाला है इनको माइक्रोस्टेट्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं D2 की। इसको हटा दें, दूसरे नाम, इनके दूसरे नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, तो सिर्फ D2 कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं, D2। अब देखो भाई, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुका है? इलेक्ट्रॉन आ चुका है हमारा D। ठीक है, देखो L की वैल्यू हमारी वैसे ही रहेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, S, P, D, F, G, H और I। टर्म सिंबल हमारे ये ऐसे ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब यहाँ पर D के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या स्मॉल l का मान कितना होता था? L के लिए, P के लिए 1 था, तो D के लिए कितना हो जाएगा? यहीं से कॉपी कर सकते हो आप, बस अंतर क्या था, यहाँ कैपिटल में, वहाँ स्मॉल में था। तो D के लिए कंफ्यूज मत हो जाना कि हम ये भी यहाँ से ले रहे हैं वो भी वहाँ से ले रहे हैं, वो क्या था? स्मॉल l था। ठीक है वैसा ही यहाँ कैपिटल L लिखा है हमने, वहाँ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में स्मॉल l से डिनोट करते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर L के लिए, D के लिए L की वैल्यू क्या थी? 2 हुआ करती थी। ठीक है, अब फिर से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। फिर से वही सवाल मैंने पूछा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो। अब आपका हाउस नंबर चेंज हो चुका है भाई। पिछले वाले में P में हाउस नंबर क्या था? 1 था, यहाँ हाउस नंबर कितना है? 2 है। तो इनसे हमने पूछा, इन इलेक्ट्रॉन से बताइए भाई आपका हाउस नंबर या फिर आपका D ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी है? क्या जवाब देंगे? 2 है। ठीक है, चूंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन इसलिए हमने L1 कह दिया। यही सेम क्वेश्चन हमने इस वाले इलेक्ट्रॉन से पूछा, तो ये क्या कहेगा? इनकी भी L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ही होगी, क्योंकि भाई एक ही सब शेल में प्रेजेंट है। तो L1 और L2 कितने आ गए हमारे पास? अब 2 आ गए निकल के। ठीक है, अब यहीं से हम क्या निकालेंगे? L की वैल्यू निकालेंगे। क्या है हमारे पास? L मैक्सिमम और L
मिनिमम निकालेंगे। L मैक्सिमम L1 प्लस L2 और L मिनिमम L1 माइनस L2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 2 + 2 = 4 आया, 2 - 2 = 0 आया। अब हमारे पास L कितने मिले हैं, L की वैल्यू 0 और 4 आई हमारे पास। बीच में कितने गायब हैं, बीच में कौन गायब है, 1 है, 2 और 3, यानी टोटल L की वैल्यू कितनी आई 0 1 2 3 4, यानी 5 वैल्यूज निकल के आ गई, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हमारे पास D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए L की टोटल वैल्यू कितनी आई निकल के 0 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4 है, 4 5 नहीं है, ठीक है। इतनी हमें L की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हमने L का, ये हमने क्या लिखा पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ L, L का हमने निर्धारण कर लिया, L को हमने ज्ञात कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ S, S निकालेंगे, वही कैपिटल S, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल S, ठीक है। कैपिटल S के पास हमारे पास फिर से वही दो कंडीशन बन सकती हैं कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी दो कंडीशन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं, दोनों क्लॉकवाइज हो सकते हैं। और सेकंड कंडीशन में कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो देखो अगर ये क्लॉकवाइज उसके लिए +½ हो जाएगा, इसके लिए +½ हो जाएगा। तो अगर हम क्या करेंगे, कैपिटल S निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे, तो S बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो 1 निकल के आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए +½ और इसके लिए -½ तो S बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 निकल के आ जाएगा। तो S की हमारे पास टोटल वैल्यू 0 और 1 निकल के आए। क्या कुछ ऐड करेंगे अपने पास से, नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 0 के बाद 1 आया, सीधा एक नंबर आया। तो S हमारे पास क्या आया 0 और 1 निकल के आया, ठीक है। फिर से हमारे पास L और S निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर भी हम कंडीशंस बनाएंगे। क्या कंडीशंस बनाएंगे, देखो भाई, पहले हम क्या करेंगे, L0 S0, L1 S0, L2 S0, L3 S0, L4 S0। वहाँ हमें 6 कंडीशन मिली थी, यहाँ 10 कंडीशन मिलेंगी। 5 इसके लिए, पहले ये पांचों इसके साथ कपल करेंगे, फिर ये पांचों इसके साथ कपल करेंगे, 5 5 10 होगा जाके। देखो भाई बना देते हैं कंडीशन हमारे पास सारी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, L बराबर हमने 0 लिया और S बराबर भी 0 ले लिया, ठीक है। सेकंड कंडीशन L बराबर हमने 1 लिया और S बराबर 0 ही रखा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में हमने L बराबर 2 ले लिया और S बराबर 0 ही रहा। फोर्थ कंडीशन में हमने L = 3 लिया और S हमने 0 ही रखा। नेक्स्ट कंडीशन में फिफ्थ में L = हमने 4 ले लिया यहाँ से और S आपका 0 ही रहा। यानी ये चारों वैल्यूज इसके साथ कपल अप कर चुके हैं। अब हमारे पास सिक्स्थ कंडीशन क्या आएगी, यहाँ ले लेता हूँ सिक्स्थ कंडीशन में। सिक्स्थ कंडीशन L बराबर हम क्या लेंगे, 0 ही लेंगे। L बराबर 0 लिया, लेकिन S बराबर अब हम 1 ले लेंगे, S = 1। अब L बराबर सेवेंथ कंडीशन में L बराबर 1 लिया, S बराबर 1 ही रहा, ठीक है। आठवीं कंडीशन में क्या हो जाएगा, L बराबर 2 और S बराबर 1 होगा, सॉरी 1 1, ठीक है। नाइन्थ कंडीशन में हमारे पास L बराबर 3 और S बराबर 1 ही रहा। और 10th कंडीशन में L बराबर 4 और S बराबर 1 ही रहा। तो सारी कंडीशन उठा के हमें टर्म सिंबल निकाल लेना है। अब तो निकालना आ गया आपको, आसानी से निकाल सकते हो, मैं जल्दी बता देता हूँ। फिर भी देखिए पहली कंडीशन हमने उठाई, फर्स्ट कंडीशन L बराबर 0 है और S बराबर भी 0 है। L बराबर 0 के लिए टर्म सिंबल S आ गया, तो वही कंप्लीट टर्म सिंबल हमारा क्या था उसको नहीं भूलना है, 2S + 1 L और J, ये इसको याद रखना, बस इसी से सारी चीज़ें निकलेंगी। हम वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो भाई L की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, 0 के लिए फिर से पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2S + 1 L और J। तो L की जगह हम क्या लिखेंगे, S लिख देंगे।
स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कर लो कैलकुलेट, 2 × 0 + 1 क्या आया 1, तो इसको हटा के हमने 1 लिख दिया। जे मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे, देखो जे मिनिमम L - S, जे मैक्सिमम L + S, भाई 0 + 0 0 - 0 क्या आया 0 ही आएगा, तो हमारे पास जे की जगह 0 आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन का टर्म सिंबल क्या आया 1s 0 निकल के आया। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में अगर हम देखें तो सेकेंड कंडीशन है हमारी L = 1 और S = 0। ठीक है, तो L के वैल्यू 1 होने पर टर्म सिंबल क्या है हमारा P है, टर्म सिंबल P लिख लिया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी और J की वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि S की वैल्यू 0 है तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 ही निकल के आएगा, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है 1। J की वैल्यू क्या है हमारे पास, J अगर हम निकालें L + S यानी 1 + 0 1 हो जाएगा और 1 - 0 फिर भी 1 हो जाएगा, यानी दोनों ही कंडीशन में चाहे जे मैक्सिमम निकालें चाहे मिनिमम निकालें आपके पास 1 ही आ रहा है, तो हमारी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेकंड कंडीशन का 1p 1 निकल के आ गया। थर्ड कंडीशन उठा लेते हैं, हमारे पास थर्ड कंडीशन है L = 2 S = 0। ठीक है, L की वैल्यू 2 होने पर टर्म सिंबल D है, देख लो भाई D है, और ये 2s + 1 और ये J, S की वैल्यू फिर से 0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, इसमें S की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया। J की वैल्यू आप फिर से निकालो, J मैक्सिमम L + S, L + का इसका मतलब 2 + 0 यानी 2 आया। J मिनिमम L - S यानी 2 - 0 फिर भी 2 आया, यानी दोनों ही कंडीशन में 2 कंडीशन आ रही है, 2 आ रही है हमारे पास, तो ये 1D2। थर्ड कंडीशन के लिए क्या हो गया टर्म सिंबल आपका 1D2 हो जाता है। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ कंडीशन देखते हैं, L = 3 और S = 0। ठीक है, L की वैल्यू 3 होने पर टर्म सिंबल क्या है हमारे पास F। ठीक है, टर्म सिंबल आ गया F, 2s + 1 और J। देखो भाई S की वैल्यू फिर से 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फिर से हमारी 1 ही हो जाएगी। एक बार फिर से कैलकुलेट कर दिखा देता हूँ, देखो 2s + 1, S की जगह क्या रखना है हमें, ये रखना है 0 + 1, ये क्या हो गया आपका 0 + 1 = 1 निकल के आ जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह 1 रख देना है। J मैक्सिमम J मिनिमम L + S L - S, तो क्या है हमारा L की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 0 है, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ L की वैल्यू 3 है -0, यहाँ क्या आया आपका 3 आया, यानी दोनों कंडीशन में 3 आ रहा है, तो टर्म सिंबल क्या हो जाएगा हमारा 1F3। तो आपका फोर्थ कंडीशन में 1F3 टर्म सिंबल निकल के आ जाता है। ठीक है, अगली कंडीशन देखें हमारे पास क्या है फिफ्थ में, फिफ्थ कंडीशन L = 0 S = 0, L = 4 और S = 0 है। ठीक है, L की वैल्यू 4 होने पर टर्म सिंबल G आया। ठीक है G, तो हमने G लिखा, G 2s + 1 और ये J। देखो भाई S की वैल्यू फिर से 0 ही है तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 1 आ गई। अब यहाँ L के यहाँ देखें मैक्सिमम, यहाँ आएगा आपका 4, यहाँ भी 4, तो ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, तो ये J की वैल्यू 4 निकल 1G4 निकल के, फिफ्थ कंडीशन के लिए हमारा टर्म सिंबल 1G4 निकल के आ जाता है। ठीक है, सिक्स्थ कंडीशन देख लेते हैं हम। सिक्स्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन हमारे पास बोल रही है L = 0 S 1। ठीक है, L की वैल्यू 0 होने पर टर्म सिंबल S आ जाता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 और J। अब देखो S की वैल्यू 1 हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, हाँ 2s + 1, 2 × 1 + 1 क्या आ गया आपका 3 आया, यानी ये आगे की सभी कंडीशन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आने वाली है 3 आने वाली है, क्योंकि हर जगह S की वैल्यू 1 ही रखने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या रख दिया 3 रख दिया। ठीक है, अब हम J निकालते हैं। J मैक्सिमम J मिनिमम, J मैक्सिमम L + S और ये L - S। तो देखो यहाँ पर क्या है 0
+1 0 और -1। फिर से हमारे पास क्या आया +1 और -1। मैंने आपको बताया था जब प्लस माइनस वैल्यू आ जाए तो हम प्लस की वैल्यू लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारी j की वैल्यू 1। तो ये 6th कंडीशन के लिए 3s1 निकल के आ जाता है, राइट। अब हम 7th कंडीशन में आते हैं। 7th क्या है हमारी, l इज इक्वल्स टू 1 एज s इक्वल्स, दोनों की वैल्यू 1 1 है, राइट। तो l की वैल्यू 1 होने पर टर्म सिंबल p हो जाता है, ठीक है, p और 2s + 1 और j। अच्छा ये तो नहीं लग रहा किसी को ये कहाँ से आ गया 2s + 1, ये यहाँ से लिया, देखो कंप्लीट टर्म सिंबल ये, l की जगह हम ये रख ले रहे हैं डायरेक्टली, j हम लिख देते हैं बाद में, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी फिर से क्या हो जाएगी, देखो s की वैल्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगी, यहाँ रख दिया हमने 3। अब देखो l की वैल्यू यहाँ निकालते हैं j मैक्सिमम, l की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 1, यहाँ क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो j हमारे पास 0 और 2, हमने एक ऐड कर देना अपनी तरफ से, क्योंकि 0 और 2 आ रहे हैं, बीच में गायब थे, एक ऐड कर दिया, तो j की वैल्यू 3 आई हमारे पास, तो ये टर्म सिंबल क्या हो जाएगा 3p1 3p0 3p1 और 3p2 हो जाता है, ठीक है। तो इस 7th कंडीशन के लिए 3p0 3p1 और 3p2 निकल के आ जाती हैं ये टर्म सिंबल, ठीक है, स्प्लिट होकर आ जाकर। अब हम बात कर रहे हैं 8वीं कंडीशंस में, क्या कह रही है 8वीं कंडीशन, हाँ l = 2 s = 1, ठीक है, सही तो है, ये है ना 8वीं कंडीशन, l = 2 s की वैल्यू 1, ठीक है। तो देखो l की वैल्यू 2 होने पर टर्म सिंबल d आया, ठीक है, ये आपका 2s + 1 और j। अब देखो चूंकि s की वैल्यू फिर से 1 है तो ये तो आपका 3 हो गया, ठीक है। अब हम फिर से वही l मैक्सिमम l मिनिमम l + s l - s, l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 + 1 2 - 1, यहाँ तो आई आपकी 3 और यहाँ आई 1, ठीक है। तो j कितना आया हमारे पास 1 और 3, ये तो आ रहा है, बीच में कौन सा गायब है 2 गायब है, तो 1 2 3 3 वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये टर्म सिंबल क्या हो जाएगा आपका 3d1 3d2 3d3, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास 8वीं कंडीशन के लिए 3d1 3d2 3d3 निकल के आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 कंडीशन और बची हुई हैं, 2 कंडीशन, l = 3 s = 1, ठीक है। l की वैल्यू 3 होने पर टर्म सिंबल f हो जाएगा हमारे पास, f 3s + 1 2s + 1 और ये j, ये फिर से 1 है तो आपका 3 आ गया, ठीक है। 3 j निकालो, j मैक्सिमम j मिनिमम l + s l - s, ठीक है। तो यहाँ क्या 3 + 1 क्या आ गया 4 आ गया, 3 - 1 = 2 आ गया, तो j क्या आया हमारे पास 2 और 4 आया, बीच में 3 गायब है तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया फिर से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टर्म सिंबल, हाँ 3f2 3f3 और 3f4। तो यहाँ हमें मिला 9th कंडीशन के लिए, 9th कंडीशन है ना, हाँ 9th कंडीशन के मिला 3f2 3f3 और 3f4, ठीक है। ये निकले, आखिरी कंडीशन बनी, आप लोग कर पाओगे, हाँ ये वाली आप खुद करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी निकल के आएंगे। तो इस तरह से हमने D2 के लिए निकाल लिया जाकर। ये क्लियर है सबको? आप देखो ये वाले आप कर लेना कैलकुलेट। अब मैं बात कर रहा हूँ ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं इनको एनर्जी के क्रम में कैसे ऐड करें, कैसे हम अब आगे हम धीमे धीमे बढ़ के ऐसे हम ऑर्गल डायग्राम की तरफ बढ़ जाएंगे। पहले हमें जो हमने ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स निकाले हैं इनको हम एनर्जी के क्रम में ऐड करना है या अरेंज करना है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है, इस क्रम में हमें रखना है। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो देख लोगे। चलो